हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उसको किस तरह से हमारे उर्दू के फिक्शन निगार या उर्दू के तमाम शायर या दूसरे जो तख्लीकार थे उन्होंने अपनी तख्लीकात के अंदर उसको पेश किया है। तो ये आप सभी लोगों को ये भी मालूम है कि तक़सीम हिंद खुद अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये तक़सीम हिंदुस्तान की तक़सीम हुई थी, और सिर्फ तक़सीम ही नहीं हुई थी बल्कि दो कौमों के दरमियान अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से नफरत फैलाया था, और तक़सीम हिंद के बाद वो नफरत अपनी बिल्कुल इंतहा को पहुंच गई थी, और उस नफरत के बाद जो कुछ हुआ वो उस वक्त के अफसाना निगार, नाविल निगार या जितने तख्लीकार थे अपने तख्लीकात में उसको पेश किया है। सभी लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और लिखते हैं। आप सब के सब प्रोफेसर गजनफर साहब तो खुद नाविल निगार हैं, और आप अच्छी तरह से आप सभी लोगों को पता है कि उसके असरात क्या हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेज़ों ने जो नफ़रतें पैदा की थी दो कौमों के दरमियान, दो तबके के दरमियान, क्या वो नफ़रत आज है या वो नफ़रत ख़त्म हो गई? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नफ़रत आज भी मौजूद है, और उस वक्त इस तक़सीम हिंद के बाद सबसे ज़्यादा जो मज़ालिम और जो जुल्म किए गए थे उस वक्त ख़वातीन के ऊपर किए गए थे, और ख़वातीन पे जुल्म भी कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये न जाने ये जब से दुनिया आबाद है तब से लेकर और आज तक जुल्म का सिलसिला जो है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज भी जुल्म होते जा रहे हैं। तो अब ये जो आज भी ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पे जुल्म हो रहे हैं और अंग्रेज़ों के फैलाए हुए नफ़रत के जो रिफ्लेक्शन जो है वो आज भी मौजूद है। तो इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आज का टॉपिक है उर्दू फिक्शन में तक़सीम हिंद का बयानिया, ये मौजू घिसा पीटा होने के बावजूद, पुराना होने के बावजूद आज भी इसका रिलेवेंस है, आज भी इसकी बहुत अहमियत है। तो आज के हमारे जो शुरकाए बहस हैं, प्रोफेसर एजाज अली अरशद साहब, प्रोफेसर गफर अली साहब, जनाब शमीम तारिक साहब, प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब, जनाब शबीर साहब और डॉक्टर जैन शमसी साहब, ये सब के सब टॉप लेवल के आप उस्ताद भी हैं, टॉप लेवल के आप तख्लीकार भी हैं। तो आप इस पे बहस करेंगे और जो नतीजा निकलेगा मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे समाज को, सोसाइटी को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपकी आवाज़ जाएगी और कुछ ना कुछ शायद इसका बेहतर असर समाज में हो। तो इस बात के लिए इस प्रोग्राम को आज मुनक्कद किया गया था। तो एक बार मैं फिर आप लोगों का वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप जुड़े हमारे प्रोग्राम से, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अकील अहमद साहब, आपने ये मौजू रखा और उस पर जो आपने की कि वही अलमिया जो हम लोग जिस अलमिया से गुजरे, हिंदुस्तानी जिस अलमिया से गुजरे, जिस दर्द और कर्ब से गुजरे, कमियों और खामियों को हम लोगों ने किया, उसको हम आगे ना करें, इसके लिए ये उन्वान बहुत ही सटीक है। और आज के दौर में जिस तरह की बात होनी चाहिए तो हम फिक्शन के हवाले से कर सकते हैं। किसी का शेर है कि दश्ते हस्ती बने मक्तल तो लहू रोते हैं दिल लहू रोए तो होती है कहानी पैदा। तो ये कहानी भी यूं पैदा हुई कि बरसों से एक देश में रह रहे हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर जी जान से आज़ादी के हुसूल की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की गुलामी से निजात हासिल की। लेकिन आज़ादी जब दरवाजे पे पहुंची तो कहानी बिल्कुल बदल गई।
वही हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खूनी लड़ाई में ऐसे मसरूफ थे कि नतीजे में हमारा प्यारा हिंदुस्तान तकसीम हो गया। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या तारीख रही है, ये क्यों कर हुआ, ये सारी बहस अलग है, वो तारीख के सफ़ात में है। हम तारीख पे जब बहस करें तो ये कह सकें हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन उस कहते हैं कि फिक्शन उस किसी भी अहद की तारीख ही होता है। तो उर्दू अदब चूँकि एहतजाज की ज़बान रही है, और न सिर्फ उर्दू वाले बल्कि आप जैसे ही ये तक़सीम का वाक़या हुआ उसके बाद जो कहानियाँ लिखी गई, नावल लिखे गए, रामानंद सागर ने और इंसान मर गया, तो खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान, क्रिश्चियन ने पेशावर एक्सप्रेस, और कमलेश्वर ने और कितने पाकिस्तान, इस तरह के मतलब जितने भी लोग थे वो इन सब चीज़ों को देख रहे थे और इसके दर्द को, ये जो अलमिया था इसको ओके नहीं कर रहे थे। बाकी उर्दू अदब में जैसे ही तक़सीम का मामला हुआ है, आप जानते हैं कि किसी ने इसे ये दाग दाग उजाला कहा, किसी ने कुछ पागलों का फैसला कहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, उसको हम याद नहीं करते, इसीलिए कि शायद अब ये वाक़या इस तरह का वाक़या ना हो। इसी इस तरह और मौज़ूआत अपने अंदर समाया। तो जैसा कि अपील साहब कह रहे थे कि इस मौजू पर सबसे ज़्यादा लिखा गया, आज भी बाद के राइटर्स ने भी जिस तरह की भी कहानियाँ लिखी या नॉवेल लिखे, उसमें कहीं न कहीं इसका असर दिखता है। कोई नफ्सियाती तौर पर उसे देखता है, कोई औरत के इस्तेहसाल के तौर पर देखता है। लेकिन इस फिक्शन में क्या हम लोग आज इस चीज़ पर गौर करें, ये जो फिक्शन उस वक्त लिखा गया, इस मौजू पर लिखा गया, तो क्या नॉवेल निगार ने या अदीबों ने उसको सही तरीके से बरता? क्योंकि उसी दौरान में बहुत सारे ऐसे नॉवेल लिखे गए जैसे खाक व खून, तो कुछ चीज़ों को कहा जाता है कि ये एक रुखा है, एक तरफा है। किसी को कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान के फेवर में है, किसी को कहा गया कि ये पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन बहुत सारे हैं जो दोनों के आपसी था उसको बयान करता हुआ नजर आता है। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब हैं, इनकी अच्छी पकड़ है, कहानीकार हैं और अपनी कहानी में और तनकीद भी अच्छा लिखते हैं। उनसे हम लोग ये जानना चाहें कि क्या कहानी का किसी कहानी में अपने को किरदार बनाता है, और अगर तक़सीम हिंद के दौरान जो नावल लिखा गया उसमें जिन नावल निगार ने भी लिखा, तो क्या वो उसमें शामिल थे? प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब। जी जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद अशरफ के बाद देखिए, फिक्शन के हवाले से बात की जा रही है ना, तो एक बहुत बड़ा मौजू है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ दूसरी ज़बानों को भी जोड़ने उसमें तो दो मौजूआत ऐसे हैं जो सदाबहार हैं। एक तो पार्टीशन और एक गांधी जी, इन पर किताबें आती ही रहती हैं, लगातार किताबें आ रही हैं। और तीसरा एक मौजू जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, वो मेडिवल हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री खास तौर पे। ये एक अजीब सी बात है कि इस दौर में लगातार ये सब जो है। आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही है? बहुत हल्की आवाज। जी, आवाज ठीक हुई कुछ? हेलो, जी अब ठीक, आवाज ठीक हुई? जी अब ठीक है जी। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नावल और अफसाना दोनों ही, अच्छा नावल तो एक ऐसी सिंफ है जो मेरे ख्याल में इस दौर की पिछले 100-150 साल की सबसे ताकतवर, सबसे मुफस्सिल और सबसे ज्यादा पेचीदा सिंफ है। मतलब
उम्मुल असनाफ कहता हूँ मैं इसको। शायरी एक हमारी दूसरी तरह की ज़रूरत को, जज्बाती ज़रूरत को पूरी करती है, कल्चर ज़रूरत की। और नावल जो है हमारा जो समाजियाती तनाजुर है उसको पेश करता है तफसील के साथ। और जब मैं नावल कहता हूँ तो नावल से मेरी मुराद वो बयानिया है जो नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, फरतुल हैदर, हुसैनुल हक, मुशर्रफ आलम ज़ौकी और दीगर इस नस्ल के और पिछली नस्ल के तमाम तर लोग, यानी बयानिया के जरिए एक ऐसे बड़े दायरे को, एक ऐसे बड़े इलाके को, एक ऐसे बड़े मसले को आप पेश कर रहे हैं। और ये काम सिर्फ नाविल ही कर सकता है, कोई दूसरी सिर्फ इस काम को नहीं कर सकती। अफसाना भी ये काम करता है, लेकिन अफसाने का दायरा जाहिर है कि मुख्तसर होता है। तो कहना मेरा ये था कि पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन का जो बीज थे वो बहुत पहले से ही बोए जा रहे थे। और मेरे ख्याल में झगड़ा जो शुरू हुआ है वो जबान से शुरू हुआ है। हिंदी, उर्दू, फारसी वगैरह के सवाल पे शुरू के जो डिस्प्यूट हैं वो शुरू हुए हैं, और बाद में या उसकी जड़ में ही वो झगड़े जो है पॉलिटिकल होते गए, दोनों तरफ से तो बंदियां हो गई। फिर ब्रिटिशर्स थे, जैसे कि आपने फरमाया कि डिवाइड एंड रूल, तो ब्रिटिशर्स का तो कोई राइट, कोई हक था ही नहीं हिंदुस्तान में, तो उन्हें तो एक दिन रहने का भी हक नहीं था। और वो तो तिजारत करने के लिए आए थे, नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहा जाता है उन्हें, किसने लिखा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ डिवीजन बहुत ज्यादा है, तफरीक बहुत ज्यादा है, देसी रियासतें हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने लगा कि यहाँ पाँव जमाना आसान है। और 1757 में जो प्लासी की जंग हुई है, तो लॉर्ड क्लाइव जो है उसने एक ट्रेडिंग कंपनी को एम्पायर में तब्दील किया। और लगातार फिर वो जैसे जैसे मौलिया हुकूमत औरंगजेब की वफात के बाद कमजोर पड़ती गई, ऐसे ऐसे दूसरी ताकतें भी खाना जंगियां होती रहीं, और अंग्रेज भी एक के बाद तीसरे पांव फैलाते रहे। तो उन्हें लगा कि फिरका परस्ती, आपस की नफरत एक बेहतरीन टूल है यहाँ पर हुकूमत करने का। और उन्होंने कभी माइनॉरिटी की फिरका परस्ती, कभी मेजॉरिटी की फिरका परस्ती, कभी मुख्तलिफ फिरकों की फिरका परस्ती, उसको बाकायदा हवा दी और बाकायदा उसे इन्फ्लुएंस भी किया और फाइनेंस भी किया उन्होंने। और बहुत सारे रिकॉर्ड अब तो मिल जाते हैं, सारी चीजें सामने की हैं कि किसने क्या रोल प्ले किया, क्या अदा किया, किस तरह से झगड़ा फसाद हुआ, ये सब है। तो अब इसको, इतने बड़े मौजू को एक राइटर, एक मुसन्निफ इस तरह देखे। एक आम मुसन्निफ का, छोटे मुसन्निफ का तरीका तो यह है कि वो इसको मजहबी बुनियाद पर देखे, या फिरकाबंदी के हिसाब से देखे, या इलाके के हिसाब से अपनी समझ कायम करे और वो लिखे। लेकिन एक जो बड़ा फनकार है, बड़ा राइटर है, बड़ा थिंकर है, वो इन सब चीजों से, रिलीजन है, रीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, कलर है, जेंडर है, इन सारे जो प्रिमिटिव फैक्टर्स हैं इनको ट्रांसेंड करता है, इनको तोड़ता है। मसलन ये कि राजेंद्र सिंह बेदी जब लिखते हैं तो खवातीन की फीलिंग्स को जिस तरह से हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी ने जाहिर किया है, बहुत सारी खवातीन उस तरह से जाहिर नहीं कर पाई। तो बेदी साहब ने जेंडर को ट्रांसेंड किया और खवातीन की फीलिंग्स को, खवातीन की जज्बात को, उनकी महरूमियों को जिस तरह से पेश किया है वो बहुत ही हकीकत पसंदाना, रियलिस्टिक है। तो अर्ज करने का मतलब ये था कि हमारे बड़े राइटर ट्रांसेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे राइटर भी हैं जो ट्रांसेंड नहीं कर पाते। बहुत तरह की जो हुदूद हैं, बहुत तरह के तासुबात हैं, प्रेजुडिस हैं, उससे निकल नहीं पाते। तो यहाँ जाहिर है कि हम सिर्फ उन लोगों का जिक्र करेंगे जो अहम है और वाकई बड़े राइटर हैं, और राइटर होने के साथ साथ वो बड़े थिंकर भी हैं। तो हमारे सामने जो पार्टीशन के हवाले से, तकसीम के हवाले से जो बड़े नाम, बड़े इस्मा उभरते हैं फिक्शन में, वो इंतजार हुसैन हैं, फरतुल हैदर हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, और उनके बाद शौकत सिद्दीकी हैं, फतिया मस्तूर हैं, जिलानी बानो हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी और बॉर्डर के उधर भी जिन्होंने नावल और अफसाने लिखे। तो एक तो ये होता है कि इमीडिएट रिएक्शन होता है, गाता और ले दौड़ी,
وہ کوई बड़ा फनकारा आमतौर पे नहीं बन पाता, लेकिन एक बड़ा फनकार इंतजार हुसैन ने लिखा है, कहीं कहा है कि वाकया मुझ पर एकदम असर नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता वाकया मेरे अंदर उतरता है। और इंतजार हुसैन के जो एक्सप्रेशन है वो भी अब्दुल्ला हुसैन की तरह कोई बहुत वाज़ेह है, बहुत कोई शार्प, बहुत कोई क्लियर नहीं है। फिर कुर्तुब हैदर है हमारे यहाँ, जाहिर है कि अब इसमें कोई शुबा नहीं है कि प्रेमचंद के बाद पिछली सदी का जो दूसरा बड़ा नाम है उर्दू फिक्शन के ताल्लुक से, वो बिलाशुबा कुर्तुब हैदर है। नावल लिखे उन्होंने, ज़ख़ीर नावल लिखे और थोड़े से अफसाने भी लिखे उन्होंने। इसके अलावा भी और बहुत सारी तहरीरें हैं उनकी। उनका बायोग्राफिकल एक वो है, सागा जिसे कहती हैं जिल्दों में, वगैरह वगैरह। तो उनके यहाँ कुर्तुब हैदर के यहाँ जो पार्टीशन है वो पॉलिटिकल से ज्यादा कल्चरल है। और कुर्तुब हैदर ने कहा है कि मैं जिस कल्चर से, जिस खानदान से, जिस कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, उससे मेरा ताल्लुक रहा है, मैं उसी पे लिख पाती हूँ। और जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है, एक पसंदीदा बात है। तो मैं ये कर रहा था कि कल्चर के ताल्लुक से, और कुर्तुब हैदर पाकिस्तान चली गई थी, माइग्रेट कर गई थी, तो वहाँ उन्होंने बाकायदा सरकारी इदारों से मुंसलिक भी रही। आग का दरिया वहीं लिखा और तकरीबन 14 या 15 साल पाकिस्तान में रही वो। और आग के दरिया पे जब वहाँ हंगामा हुआ, मुखालफत हुई, उन पर बहुत तरह की तनकीदें की गई, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया, तो फिर वो वापस आई जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के ज़माने में, शहरियत वगैरह उनकी बहाल की गई, फिर यहाँ आके किया वगैरह वगैरह। तो मेरा अर्ज करना ये था कि आग के दरिया में अप्रोच क्या है उनकी। सबसे पहले आग का दरिया जो है मैग्नम ओपस कहते हैं, उससे पहले भी 2 नावल लिख चुकी थी, लेकिन वो नावल कोई बहुत बड़े चाहिए कि शाहकार साबित नहीं हुए, सफीना गम दिल वगैरह। या इंतजार हुसैन ने एक नावल लिखा था चांद गहन। तो दोनों की सोच है और अप्रोच है, उसमें फर्क है, और दोनों की जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है उसमें भी फर्क है। तो मैं बात कर रहा था आग के दरिया की। तो कुर्तुब हैदर जो है, चूंकि कल्चरल एनालिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, तो कल्चर की तलाश में बहुत दूर तक पीछे 2,500-3 हजार साल तक चली जाती है, और किस तरह से वो कल्चर हजारों साल में चेंज होता है और एक मुश्तरका हिंदू मुस्लिम कल्चर डेवलप होता है हिंदुस्तान में मुगलों के आने के बाद। और भक्ति तहरीक, तसव्वुफ, खानकाहें, दरगाहें, मंदिर, शिवालय, रामलीला, ये सारे फैक्टर्स कुर्तुब हैदर के यहाँ नजर आते हैं आग का दरिया में। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स की जो लाई हुई एक पॉलिटिकल डिवाइड है और ब्रिटिशर्स का लाया हुआ एक मॉडर्नाइजेशन भी है, एक जदीदकारी भी है। हमारे यहाँ बहुत सारे उन्होंने इदारे कायम किए, रेलवे कायम की, उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें भी शुरू की। तो वो उसमें से निकालते हैं कि किस तरह से वो जो पुराना जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रहा है। एक दिन में ब्रेक नहीं हुआ है ये सन 40 में या सन 35 में ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि लगातार एक बंगाल के डिवाइड होने के बाद 1905 में जो बंग भंग होता है, उसके बाद से लगातार वो एक तरह का सेपरेशन और एक तरह का डिवीजन वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, बंगाल पे फिर उन्होंने अलग से नावल लिखा, आखिरी शब के अनुसार। वो था मौजूद उनके ذہن में, यकीनन पुराना मौजूद है, लेकिन उन्हें लगा होगा कि ये जो अवध का और यूपी का और कराची का इलाका है, इसके अलावा अलग से उसे एड्रेस करने की जरूरत है। तो वो लेके चलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर कांग्रेस की पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स, इन सब चीजों को टकराव दिखाई देता है। छोटा सा नहीं है, जिला वतन एक अहम अफसाना है, उसमें वही सारी चीजें नजर आती हैं जो एक्सपेंड होकर बड़े लेवल पर आग का दरिया में दिखाई देती है। फिर उसमें से कुछ कैरेक्टर निकलते हैं आग का दरिया में से जो उस कंपोजिट कल्चर के, उस मुश्तरका तहजीब के नुमाइंदा है। कलीमुल्लाह साहब कुछ? हाँ, मैं जैन शमशी साहब,
जी 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 मेरा सर, ख्याल है कि इसको में सरे दस्त जो है, मैं माजरत खा हूँ बीच में, कि सरे दस्त जितने भी सुरखाए मबाइस हैं उसको 5 से 7 मिनट दीजिए, फिर उनसे जो निकले फिर उनको फिर मजबूती दीजिए। उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें तो शायद इस मुबाहिसे के लिए जी जी बेहतर होगा। जी 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 शुक्रिया। हाँ, बेसिकली बात जो हो रही है वो तक़सीम हिंद और फिक्शन पर हो रही है। मेरे भी सनम खान है जो नावल है, उसमें उन्होंने जो जिक्र किया तक़सीम हिंद का। बाकी तो बहुत सारे नॉवेल हैं, उस पर हम लोग जिक्र कभी और करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना था कि ऐसे नॉवेल निगार और ऐसे अफसाना निगार जिन्होंने फसाद को अपनी नजर से देखा और लिखा, और बहुत सारे लोगों ने उसको बाद में देखा और लिखा, कि इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क आया है या नहीं आया है, बरतने की बात है, किस तरह से बरता उन्होंने। जी हेलो खालिद अशरफ साहब। जहन साहब, ये सवाल किससे है? खालिद अशरफ साहब से है, वो उसी से मैंने उन्हीं से पूछा था मैंने। सवाल जरा थोड़ा सा वाज़ेह कीजिए। आप किसी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी जैसे और से कर लीजिए। नॉवेल निगार जो होते हैं वो अपने नॉवेल में होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर फिक्शन जो उन्होंने लिखा उस जमाने का, तो क्या उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा या उन्होंने उस बाद में उसको समझा और फिर लिखा? जी, इस सिलसिले में मुझे ये अर्ज करना है कि नाविल निगार तो होता ही होता है। फनकार गैर महसूस तरीके से और कभी कृष्ण चंद की तरह खुल के सामने आ जाता है बिल्कुल। तो फनकार के वजूद के बगैर, तो फनकार के दोनों तरह के वजूद के बगैर, गैर महसूस तरीके से और वादे तौर पे। और फनकार कैसे आता है? फनकार आता है नंबर 1 अपने मुशाहदे से, ऑब्जर्वेशन से, और नंबर 2 अपने मुताले से, और नंबर 3 अपने नजरिए या विजन से। मेरे ख्याल में ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनसे मिलके कोई भी तख्लीक, इवन शायरी भी बनती है। तो अब मामला ये है कि सारे वाक़यात को हम नहीं देख सकते, सब जगह हम जा नहीं सकते। एक इंसान है, उसकी हुदूद हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वाक़े को देखे। अब मिसाल के तौर पे एक अफसाना है छोटा सा हसन मंजर का, माले गनीमत, बहुत बाद में लिखा गया है पार्टीशन में, और जितने लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसने देखा हो। तो इसमें मुताला और मुशाहिदा और रिसर्च, ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है नादार लोग, तो वो उसमें बहुत ही वेल रिसर्च नावल है। या कुतुब हैदर खुद बहुत पढ़ के, मुताला करके और रिसर्च करके नावल लिखती थी। तो अर्ज करना मेरा यह है कि वो मौजूद रहते हैं गैर महसूस से और महसूस तरीके से, और किरदारों के जरिए और बयानिया के जरिए अपने मुशाहिदा को, अपने विजन को आगे बढ़ा। जी जी शब्बीर अहमद साहब, आप नई नस्ल के फिक्शन निगार हैं। शब्बीर अहमद साहब। जी सर, फरमाइए। हाँ, आप नई नस्ल के फिक्शन निगार हैं और नए जाविये से चीजों को देखते हैं। हुजूर आमा और आपका बदरोही से आप अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो तक़सीम हिंद पर जितने भी फिक्शन लिखे गए, तो इसको हम यहीं पर छोड़ दें और आगे की तरफ हम बढ़ें? आगे का मतलब ये है कि जो उसकी खामियां रही हैं उसको तो हम दुरुस्त करें, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि ऐसा नॉवेल लिखा जाए, ऐसा फिक्शन अब लिखा जाए जिससे भारत को मजबूती मिले और जो मुसलमानों पे एक शक है उस शक को दूर किया जा सके। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक दो बात हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जो आज से 50 साल पहले या 70 साल पहले या 100 साल पहले जो वाकया हुआ है, वो वाकयात रिपीट होंगे
ऐसी बात नहीं है। रिपीट तो हिस्ट्री, जब बहुत सारे वाकयात जो एक साइक्लिक बेसिस में रिपीट होते हैं, तो अगर जो वाकया आज़ादी के बाद जो फसादात, जो पार्टीशन की बात हुई, जो भी सानहात हुए, तो वो तो सबक तो सीखने की बात है उससे, और उसको यकसर हम आगे बढ़े पीछे छोड़ दें, ये ज़रा सा मेरे लिहाज से तजर्बात की कमी हो जाएगी हमारे आने वाले जो नई नस्ल है। तो अब देखिए, ऐसा है कि बल्कि मुझको तो लगता है कि इसको मज़ीद खंगालने की ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है कि देखिए, लाखों लाख मुहाजिर सामने आए थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और कितने हजारों हजार गांव उजड़ गए इस तकसीम हिंद के नतीजे में। अब मुझको लगता है कि हर मुहाजिर की अपनी कहानी रही होगी, हर गांव का अपना पस मंजर रहा होगा। इस बात से देखा जाए तो लाखों लाख कहानियां और हजारों पस मंजर जो हमारे सामने उससे पैदा हुए थे, और अभी चूंकि टॉपिक आपने रखा बयानिया का, तो इन लाखों कहानियों से और हजारों पस मंजर से कम तो हजारों बयानिया जो कलमबंद हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो छूट गए, जो कलमबंद नहीं हो पाए। कुछ नावल की शक्ल में कलमबंद होकर के आए हैं, कुछ अफसानों की शक्ल में, मगर जो कुछ हम तो कहते हैं ना आइसबर्ग, हमारे पास जो भी तकसीम हिंद के सिलसिले में जो भी चीज़ें आई हैं फिक्शन की शक्ल में, वो आइसबर्ग की टिप्स जैसी है। नीचे का जो बड़ा सा जो जखीरा है वो कहीं घुट कर रह गया। अंग्रेजी में बहुत सारे लोगों ने लिखा, इसका अहाता करने की कोशिश की। अच्छा, बताया आपने कि खुशवंत सिंह ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा, और हिंदी में भी लिखे गए, बांग्ला में भी लिखे गए, लेकिन उर्दू फिक्शन ने जिस बड़े पैमाने पर इसका अहाता किया है, इसकी मिसाल दूसरी जबानों के फिक्शन में शायद ही मिलती हो। लेकिन फिर भी मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उस दौर में जो भी कुछ वाकयात, जो भी कुछ तकसीम हिंद के नतीजे में बातें सामने आई हैं, उसका तजज़िया करना बहरहाल ज़रूरी है हमारे फिक्शन निगारों को। और उस हर तजज़ियाती हिसाब से, अब जैसा कि मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि कुछ फिक्शन लिखे गए, अब उदास नस्लें लिखी अब्दुल्ला हुसैन ने, या पिशावर एक्सप्रेस लिखा किसी चंद्र ने, इसको देखते हैं तो पता चलता है इसमें एक खास मुद्दे को उठाया गया, वो है माइग्रेशन, यानी हिजरत और नकल मकानी का मसला था यहाँ पर। इसी तरह से हम जब देखते हैं उसमें, तो किसी फिक्शन निगार ने उसको, बहुत सारे फिक्शन निगारों ने बल्कि उसमें जो इंसान को जो ट्रॉमा, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नफ्सियाती कैफियत जो सामने आई थी, उसमें बहुत सारे अफसाना निगारों ने, बहुत सारे नावलों निगार ने उस पहलू को लिखा। खोल दो, इसकी मिसाल मेरे सामने में है, जहाँ पे बाप और बेटी की नफ्सियात को सामने लाए गए। ठंडा गोश्त में ईशर सिंह नफ्सियाती तौर पर नामर्द बन गया, वो इसका नफ्सियात। शहर अफसोस देख लेकर इम्तियाज हुसैन का, तो यहाँ पर तो जालिमों जो जुल्म करने वाले थे उनकी इज्तिमाई नफ्सियात से बात की उन्होंने। अगर हम देखते हैं खदीजा मस्तूर की ज़मीन, तो उसमें बूढ़े मुहाजिर हैं, ये जैसे लोग हैं, बहुत सारे जो किरदार हैं, उसमें जो लोग खास करके कैंप में जो भेजे गए, वो हिजरत के कैंप में, मुहाजिरिन के कैंप में, वहाँ के लोगों की जो नफ्सियात है उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश। इसी तरह से बहुत सारे हमारे अफसाना निगार, जैसे किसी चंद्र देख लेते हैं हम लोग, उसने कार लिखा, उसमें देखिए बैजनाथ और शाहजहां के किरदार को उसने, वहां पर ह्यूमैनिज्म की बात आई कि इंसान मजहबी हिसाब से कितना जुनून में आ जाता है, और वहां पर लेकिन सिर्फ मजहबी जुनून की बात नहीं आती है, बल्कि वहाँ भाईचारा भी रहता है। अब देखिए बैजनाथ का अगर हम देखते हैं, तो वहाँ उसकी तरह से, किस तरह से मियाँ जो है वहां पर उसको लाहौर से रेस्क्यू करके वापिस भेजता है, अपने घर में पनाह देता है उसको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे मुड़ के देखना जरूरी है।
आगे बढ़ने की बात, तो रास्ता तो वहीं से मिलेगा हम लोगों को, रास्ता तो तजर्बा से मिलते हैं ना, और वो तजर्बात जो है वो हमको पाप से ही लेने पड़ेंगे। अब देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे, अभी बात कर रहे थे हजरत सुरतुल हैदर की, मुझको लगता है कि आग का दरिया तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे भी सनम खाने की बात करें आप, तो वहां पे मुस्लिम लीग की जो सियासत है उसने जिस अंदाज से वहां उजागर किया है, तो यहाँ पर सियासी शोबदाबाजी और तबकाती तशद्दुद जो है, क्लास वायलेंस जो है, इसको हवा दी गई यहाँ पर। तो इससे कम से कम हम लोग तो, हमारे लिखने वाले, नए लिखने वाले इसको तो सोचेंगे कि किस तरह से किया गया उस जमाने में, और उसको किस तरह से हम अपने फिक्शन में बरतें कि इंसान को इससे आगाह करें कि देखिए ये पॉलिटिकल मैनेवरिंग हो रही है, आज भी हो रही है पॉलिटिकल मैनेवरिंग। तो ये पॉलिटिकल मैनेवरिंग से लोगों को बचाने के लिए या अपने उसका इजहार करने के लिए अपने फिक्शन में, नए फिक्शन लोगों को तो लिखना बहुत जरूरी है। इसी तरह हम देखते हैं कि देखिए कुछ मसला उस वक्त खड़ा हुआ था कि इतने कुछ होने के बावजूद लोगों ने अपनी शनाख्त खो दी थी, ऐसा महसूस हो रहा था। आबाई वतन की यादें आने लगी उन लोगों को। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर इम्तियाज हुसैन की बस्ती को देखते हैं हम लोग, बस्ती पढ़ने से मालूम होता है कि देखिए एक किरदार है जाकिर, वो अपने खानदान के हमरा रूपनगर छोड़ के चल जाता है, जो गालिबन जो वही रूपनगर है कि जहाँ से वो खुद ही भी इम्तियाज हुसैन हिजरत करके गए थे पाकिस्तान, लेकिन वो तो बुला नहीं पाता है। जो ये जो उसकी जो जो है उसकी जो है, और अपनी आइडेंटिटी की नई तलाश जो है, नई जगह जाने के बाद, ये तमाम चीज़ों को जाहिर है हमारे तो फिक्शन निगारों, नए लिखने वालों को बहुत ज़रूरत है इसके बारे में रोशनी डालने की। अब अभी बात की हमारे डायरेक्टर साहब ने भी औरतों के बारे में। अब औरतों की जो बेहुरमती हुई थी, जो अगवा, असमत दरी, कत्ल, खुदकशी, किडनैपिंग, तो ये जो तमाम मामला है कि आज नहीं हो रहे हैं, तो हमको सीख तो लेनी पड़ेगी वहीं से कि इसके बावजूद एक औरत, मेरे हम तो सुनने में आता है कि 60,000 औरतों का किडनैप किया गया, जिसमें हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी। और अब कुछ ऐसे लोग सामने आए कि उनको किस तरह से सोसाइटी में उनको फिर से रिस्टोर किया जाए। इसके लिए हम देखते हैं तो अभी जो बेदी का आप लोग तस्करा कर रहे थे जनाब, तो उसमें देखते हैं हम लोग के सुंदर लाल, वो एक लाजवंती में किरदार है जो अपनी बीवी को फिर से रिस्टोर करता है, बल्कि वो तो तहरीक चलाता है। लेकिन जब वो उसकी बीवी जब आती है तो उसके नफ्सियात क्या होते हैं, वो बार बार चाहती है कि हमसे ये पूछे कि मुसलमान के घर में इतने दिन तक थे, क्या हुआ, लेकिन वो उसको देवी की तरह मानने लगता है। तो बीवी की नफ्सियात, औरत की नफ्सियात, कह रहे तुम मुझको मारता क्यों नहीं है, पहले मारना करता था, आज मार। तो हमको इंसानी नफ्सियात, औरत की नफ्सियात को जानने के लिए, क्योंकि राइटर जो भी नया आएगा वो वैकम में, खला में तो नहीं पैदा होगा ना, उसको तो तजुर्बा चाहिए। इन तमाम कहानियों को पढ़ने के बाद कम से कम औरतों की नफ्सियात से, बीवी की नफ्सियात से, माँ की नफ्सियात से, इन सब से कम जो सबक हासिल करना होगा उसको। तो हमारे इन्हीं जो पहले जो लिखने वाले जो हमारे सीनियर्स थे, जिन्होंने खास करके वो तकसीम हिंद के वजह से तकसीम हिंद की वजह से लाख बंदे कहाँ लगे, लाखों लाख ऐसी कहानियां कि है, उसमें आप अगर हमारे नए लिखने वाले उस पर कंसंट्रेट करें तो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो उनको बहुत नए नए वो मौजूआत मिलेंगे वहां से। और सिर्फ मौजू नहीं, उसको बयान करने का अंदाज, नया नया बयानिया भी मिलेगा वहां पे। अब शहर अफसोस को पढ़ लें हम लोग तो बयानिया का नई शक्ल सामने आती है। तो इस तरह से हम लोगों को चाहिए, नए लिखने वालों को भी, कि इन तमाम चीज़ों को ये करें। अब देखिए उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला था कि देखिए तकसीम हिंद के फौरन बाद जो हमारी हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ, जो दोनों ही मुल्क के हुकूमत के सामने, वो था रिफ्यूजी या महाजिरों की बाद आबादकारी का मसला। अब देखिए कोई भी कैटास्ट्रॉफ होता है, कोई भी कैलामिटीज होते हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो जलजला हो, चाहे वो सैलाब हो, बात तो वही आती है कि किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाए इन अफेक्टेड लोगों को। तो ये तो कहानी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा।
जिस तरह महाजनों की आपातकाली के लिए हुकूमत ने और लोगों ने कोशिश की, हमारे नए लिखने वालों को देखना पड़ेगा कि आइंदा के लिए जैसी चीजें आती हैं तो हम किस तरह से उसको टैकल करते हैं। जी जी, अच्छा, उसके बाद जो सबसे आखिर जो हम यहाँ तक, जी सर, तकसीम हिंद के बाद जो माशरे की बदहाली सामने आती है, उस पर भी नजर करनी चाहिए। 2 गज जमीन देख लेते हैं हम लोग, जिस तरह से अभी 2 गज जमीन में अब्दुल समद साहब ने जो दिखलाया है, किस तरह से वो आज़ादी के बाद भी सेकुलरिज्म के नाम पर कैसे कैसे सियासतदान हम लोग दोगलापन करते हैं, या खुदा की बस्ती में शौकत सिद्दीकी ने जो बातें दिखाई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मेरे ख्याल से नए लिखने वालों की बहुत ज़रूरत है, इससे तमाम चीज़ों को देखने के लिए। शुक्रिया जी, बहुत 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 शुक्रिया शब्बीर साहब। शमीम तारिक साहब किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। शमीम तारिक साहब, शमीम तारिक साहब मौजूद हैं? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। जी सर, आपने अपनी किताब गालिब और हमारी तहरीक आज़ादी, जी, हेलो, में का इंतसाब इस जुमले में किया है कि 1857 के हुर्रियत पसंदों के नाम जिनके खून के कतरों से 15 अगस्त 1947 को ये अर्ज़ वतन लालाजार हुई। जी, ठीक है, यानी कि 1857 से 1947 तक का जो आपने पूरा मुहासरा किया है। और खैर, ये किताब तो गालिब की शायरी के हवाले से है, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है, बयानिया, तक़सीम हिंद का बयानिया उर्दू फिक्शन में, इसको आप किस नजर से देखते हैं? शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले तो मैं एनसीपीएल के डायरेक्टर साहब का और उसके तमाम स्टाफ मेंबर्स का, जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ये जो मौजू है, ये बहुत अहम मौजू है। इस पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ फिक्शन से बाहर लिखा गया है, और लेकिन ये महसूस होता है कि बहुत कुछ लिखना बाकी है जो लिखा नहीं गया, मगर उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम एक बात ये कह सकते हैं कि अगर आज का जो मौजू है वो मौजू बयानिया के बजाय अलमिया होता तो ज्यादा बेहतर था। बयानिया भी कम अहम नहीं है, ये नैरोटोलॉजी का हिस्सा है जो जदीद अदबी थ्योरी से ताल्लुक रखती है, लेकिन अलमिया के तौर पर ही पेश किया है। चाहे हमारे वो अफसाना नगार हों जो मुहाजिर बनकर हिंदुस्तान से बाहर गए, या वो अफसाना नगार हों जो शरणार्थी बनकर हिंदुस्तान में आए, या वो किरदार हों हमारे अफसानों के जो ज़हन और शऊर के मालिक हैं, या वो हो जिनकी ज़हनी सलामती और ज़हनी सेहत पर सवालिया निशान लगा दिया जा सकता है, जैसे टेक सिंह, ये सब उसको मुस्तरद करते हैं। कोई बड़ा हमारा अफसाना निगार, फिक्शन निगार ऐसा नहीं है जिसने तकसीम की हिमायत की हो और उसकी हिमायत में दलीलें दी हो। एक तकसीम एक साजिश थी जो थोप दी गई हिंदुस्तानियों पर। जो लोग ये कहते हैं हमने पाकिस्तान लिया, उनसे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने मुल्क को तकसीम किया, मैं उनसे भी इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ महाराष्ट्र के गवर्नर थे पीसी अलेक्जेंड्रा साहब, राज्यसभा के मेंबर भी रह गए थे। इट वाज हैश्ड इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान ये साजिश यूरोप में रची गई थी। तो एक एजेंडा था जिस पर वो डिवाइड एंड रूल के तहत वो काम कर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि मुल्क हमारा तकसीम हुआ। लेकिन इस तकसीम के बावजूद हमारे यहाँ की जो इंसानियत थी वो जागती रही, हमारी तहजीबी कदरें जागती रही, हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। अभी मैं कलकत्ता गया था, मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने एक लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया, तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहां बहुत से ऐसे लोग नजर आ रहे थे कि मुझे जरा तजस्सुस हुआ कि ये कौन लोग है, कहाँ से आए। मालूम हुआ कि गाड़ी भर भर के बांग्लादेश से लोग आते हैं इलाज के लिए यहाँ पे। उस सरहद पर ही उनको वीजा वगैरह का कुछ इंतजाम किया गया, बड़ी आसानी से आते हैं, बड़ी आसानी से आते। तो अलग होकर भी हम पूरे तौर पर अलग नहीं हुए हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि एक होकर भी हम बहुत से मकामात पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, या ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी वजह से हमारी रूह को
तकलीफ होती है। ये एक अलमिया है, और इसी अलमिया को कदीम अफसाना निगारों ने भी, जो 1947 के आसपास थे, या आज के अफसाना निगार हैं, या करीब तर जमाने के जो अफसाना निगार हैं, वो भी बयान करते रहे। हम इसको अलमिया कहेंगे, इसको बयानिया कहने में हमको थोड़ा सा रिजर्वेशन है, थोड़ा तरद्दुद है। अब जैसे लाजवंती का नाम आया, राजेंद्र सिंह बेदी का एक बहुत अच्छा अफसाना है। अब लाजवंती एक इंसानी नफ्सियात की बात होती है कि वो एक शख्स है, सुंदरलाल, वो अपनी बीवी को मारता है, पीटता है, तकलीफें देता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब वो अगवा कर ली जाती है या वो गायब हो जाती है और फिर वो उसकी बाजियाफ्त होती है, तो वो बिल्कुल बदल चुका है। वो अपनी उसी बीवी से, जो उसको कभी वो मारा करता था, वो कहता है कि भाई क्या वो मारता तो नहीं था जिसके साथ तुम थी? तुम कहती नहीं, वो मारता तो नहीं था, लेकिन मुझे उससे डर लगता था, और तुम मुझे मारते थे लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लगता था। ये इंसानी नफ्सियात है, अपने और बेगाने के हवाले से जो देखने का जो मामला है, जो हर इंसान के अंदर है, ये सब उजागर होता जा रहा है। तो इन पूरे बुरे लम्हों में ये पूरी ट्रेजेडी है, पूरा अलमिया है, और तक़सीम हिंद की नफ्सियात को हम पूरे तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी नफ्सियात इत्तेहाद की है, ये अपनी दाखिली कुव्वत की बुनियाद पर उन हमलावरों को मुस्तरद करती रही है, पसपा करती रही है, जो बाहर से हमलावर होते रहे हैं। ये उन तखरीब पसंद कुव्वतों को भागने पर मजबूर करती रही है, जो फायदा उठाने की कोशिश करते थे, और कुछ लोग जो थे इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों के दाम में हम आ गए। इंसानी नफ्सियात को हम ध्यान में रखते तो ये तकसीम का अलमिया नहीं हो सकता था, और उसको अगर हम पूरे तौर पर बताते तो वो नफरत ना होती जो तकसीम का नाम लेकर आज फैलाई जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं छोटा सा वाकया बता रहा हूं आपको कि 1947 में मुल्क तकसीम हुआ, और हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जिम्मेदारों ने कहा कि भाई ये अच्छा मौका है, हम चल के शरणार्थी कैंप में अपने लोगों को देखेंगे, और जो मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे। वहां वो गए तो वहां उन्हें एक लड़का मिला 6-7 साल का। उस लड़के को लेकर आए, पढ़ाया, दाखिला दिलाया, उसकी रिहाइश का इंतजाम किया, उसके अखराजात की कफालत की। एक दिन उनको मालूम यह हुआ कि यह लड़का मुस्लिम बच्चों के साथ नमाज पढ़ने जुमे की चला जाता है। उसको बुलाया, चलो बेटा तुम जुमे की नमाज पढ़ने कैसे चले जाते हो? उसने बोला सब जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं। छोटा बच्चा है, अब उसको फर्क नहीं मालूम था। वो हिंदू खानदान का बच्चा था, उसका नाम हिंदू था, तो उसको वहां की जिम्मेदारियां वहां के शेखुल जामिया और जो दूसरे लोग हैं उससे एक कबर्ड के एक हिस्से को उसके लिए मुख्तस कर देते हैं, और देवी देवता की तस्वीर लगा दी जाती है, और उससे कहता है तुम यहाँ आके अपनी जो पूजा पाठ जो कुछ कर रहा है वो करो, तुम हिंदू हो। तो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के दरमियान एक बच्चे की इस तरह परवरिश की जाती है। वो अभी हम 2-4 साल पहले तक कनाडा में वो साहब जिंदा थे, और जामिया में कुछ ऐसी तकरीब होती थी तो उसमें बाकायदा शिरकत किया करते थे, या पैसे भेजते थे, या ऑनलाइन शिरकत किया करते थे। तो उनको हमने देखा है ऑनलाइन। तो ये बहुत से ऐसे पहलू हैं जो नहीं आए। हिंदुस्तान में मुल्क तकसीम हो गया, एक हिस्सा उधर चला गया, एक हिस्सा इधर रह गया, बड़ा हिस्सा इधर रह गया, और ये जो हिस्सा है ये उस रवायत की तजदीद करता रहा है, तहफ्फुज़ करता रहा जो मुत्तहदा हिंदुस्तान की खुसूसियात, जो तकसीम को कबूल नहीं करती, जो नफरत में यकीन नहीं करती, जो किसी को अलग थलग करने या आइसोलेट करने में यकीन नहीं रख सकती। लेकिन यहाँ जो है मुस्लिम फ्री गांव का नारा दिया गया, यहाँ मुस्लिम बच्चे को खुद भी पीटा गया, दूसरे से भी पिटवाया गया, यहाँ नकाब का मसला उठाया गया। ये गैर जरूरी चीजें या पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करने वालों ने उस माहौल को जिंदा करने की कोशिश की जिसकी वजह से तकसीम होती है। हम तकसीम के मुखालिफ हैं, और उन असबाब के मुखालिफ हैं जिन असबाब की वजह से इस किस्म के वाकया जोर पोसे होते हैं, या जिनकी वजह से तकसीम का वाकया रूनुमा हुआ। हम उसको मुस्तरद करते हैं, और आइंदा इस किस्म की किसी तकसीम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। जी शुक्रिया। मैं जरा सा 1 मिनट अगर इजाजत दें, तो शमीम साहब ने जो बात कहा कि अलमिया होना चाहिए, इसके बारे में मैं 1 मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अलमिया होने से मेरे ख्याल से मौजू बहुत सिमट जाता, और ये होता है कि तकसीम में क्या हुआ
لیکن یہاں پہ معاملہ ہوتا ہے بیانیہ میں تو تکنیکی باتیں ہیں، اور اس میں تکنیکی باتیں ہیں، اور کیسے ہوا، کیسے بیان کیا گیا، کیسے اس کو لکھا گیا. تو میرے خیال سے یہ بیانیہ زیادہ موضوع ہے المیہ کے مقابلے میں. جی میں نے آپ کی بات سن لی ہے شبیر صاحب، لیکن میں آپ سے متفق نہیں ہوں. بعد میں یہ باتیں بعد میں آپ کر لیں، پہلے نہیں ایک اور چل جانے دیجیے، وضاحت کر دینے دیجیے. بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا میں. یہ جو ہے بیانیہ اور المیہ کا جو معاملہ ہے، یہ فکشن اور نان فکشن کے حوالے سے بھی ہم جان سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سی تاریخیں لکھی گئی، بہت سے جرنلسٹ نے مضامین لکھے، بہت سے اسٹیٹسمینس اور پولیٹیشینس نے مضامین لکھے. رام منوہر لوہیا کی آل دا گلٹی مین آف پارٹیشن پڑھ لیجیے، فیکٹس آر فیکٹس خان ولی خان کی پڑھ لیجیے، دا ٹریجک اسٹوری آف پارٹیشن پڑھ لیجیے جو سنگ پریوار نے شائع کی ہے، مولانا آزاد کی انڈیا فلم پر پڑھ لیجیے. تو بات وہی کی جا رہی ہے، لیکن فکشن نگار جس انداز سے بات کر رہا ہے اور نان فکشن نگار جس انداز سے بات کر رہا ہے، اس میں بہت فرق ہے. وہ اس کے مختلف پہلوؤں کو بات کرتا ہے، اس کا آپس میں اختلاف بھی ہے. یہاں ریجیکٹ کرنے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. اس پہ بات کر لیں گے ہم لوگ پھر. ہمارے ساتھ غضنفر صاحب موجود ہیں، اور ان کی ہمارا شخصیت کسی تعارف کی محتاج تو ہے نہیں. جس طرح تقسیم ہند کے بعد ایسی بلندی، ایسی پستی، میرے بھی صنم خانے اور شام اودھ 3 ناول ایک ساتھ آئے اور تہلکہ مچا گئے، اسی طرح ایک وقت تھا جب زمین، 2 گز زمین، مکان اور پانی ایک ہی عہد میں آئے، اور تینوں موضوعات ایسے تھے جو بہت ضروری تھے. غضنفر صاحب استاد ہیں، ہمارے بھی استاد رہے ہیں. ان سے جو باتیں ہم لوگ جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ یہ جو فکشن لکھے گئے اس زمانے میں، تو کیا وہ ہنگامی فکشن تھے یا وقتی تھے؟ کیونکہ راجندر سنگھ بیدی جیسے فکشن نگار نے اس موضوع پر صرف ایک ہی کہانی لکھی، لاجونت کی. باقی لوگوں نے ناول لکھے اور کچھ افسانے لکھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیے. کچھ دور تک چلے کرش چند، اور منٹو اس کے ساتھ ساتھ بہت آگے بڑھے، جس میں حسن عسکری صاحب نے کہیں پر لکھا بھی ہے کہ اللہ نے چھپر پھاڑ کر موضوعات فکشن نکالا. بعد میں جیسا ابھی بحث میں بات ہوئی کہ اس پر اور بھی لکھا جانا چاہیے تھا. ایک یہ پوائنٹ ہے سر کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ ہنگامی یا معمول مطلب وقتی تھے؟ دوسرا ایک کوشچن جو ہے، ایک جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی تو یہ سب چیزیں ہیں کہ یہ فکشن لکھے گئے، انہوں نے لکھا، سب نے لکھا، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں بات نہیں آتی وہ یہی کہ اس کو ہم ایک انسانیت سوچ دنیا کہتے ہیں. ہجرت بھی ایسی ہجرت جو کبھی ہوئی نہیں، کہ بے یار و مددگار لوگ چلے آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، مکان سب ختم ہو رہا ہے. تو میرا سوال جو ان سے تھا ظفر صاحب سے، اس میں تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس چیز کو آگے بڑھنے کے، جیسے کہ اب ہم بھارت کو ایک ورلڈ پاور کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، تو جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان سے سیکھنے کی، لیکن آگے بڑھنے کے لیے کیا فکشن نگار جیسے توڑنے پر، انڈیا پاکستان کے ٹوٹنے پر فکشن لکھا گیا ہے نا، تو کیا جوڑنے پر فکشن نہیں لکھا جانا چاہیے؟ اب بڑا چاہیے. یہ سب سے پہلے تو میں شیخ عقیل صاحب جو ڈائریکٹر ہیں NCPWL کے، اور ان کے جو ممبر، ان کے جو دوسرے رفقا ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موضوع، ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا. اس موضوع میں 3 حصے ہیں. ایک ہے اردو فکشن، دوسرا ہے تقسیم ہند، اور تیسرا ہے بیانیہ. آپ اگر ان تینوں لفظوں پہ غور کریں گے تو مقصد آپ کی سمجھ میں آ جائے گا
کہ एनसीपीवल चाहता क्या है। वो ये चाहता है कि उर्दू में तकसीम हिंद के मौजू पर जो फिक्शन लिखा गया उसका बयानिया कैसा है, क्या उस बयानिया में इस मौजू से मुताल्लिक तमाम पहलुओं का अहाता हुआ या नहीं हुआ, किन लोगों ने अहाता किया और किन सूरतों में किया, ये जानना चाहता है। फिर जो बयानिया इस्तेमाल हुआ वो बयानिया क्या फिक्शन का सही मानों में बयानिया है या उसमें कोई कमी है या उसमें किसी या बहुत बेहतर है, और उस बयानिया से उर्दू फिक्शन को क्या फायदा हुआ। अगर हम इन तमाम पहलुओं पर नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि इस मौजू की अहमियत क्या है। ये बड़ा सबको मालूम है कि एक सानहा हुआ हिंदुस्तान में, जो बड़ा सानहा था। एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए, एक जगह रहने वाले एक घर के आदमी दो घरों में बट गए, और इस बंटवारे में जो तबाही मची वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप तारीख को अलग कर दें तो हमारे यहाँ जो नावल लिखे गए या जो फिक्शन लिखा गया, उन नावलों को, उन अफसानों को अगर सामने रखेंगे तो आप इस अलमिये की पूरी तारीख आप मुरतब कर सकते हैं। तो एक बड़ा फायदा हमारे उर्दू फिक्शन को ये मिला कि एक बहुत बड़े हादसे के जो असरात थे, उसके जो महर्रिकात थे और उसके जो अवामिल थे, तो उन सब का इहाता हमारे नावल निगारों ने किया। और अगर हम ये भी जानना चाहिए इस बहस में कि वो कौन से नावल हैं जो तकसीम हिंद पर लिखे गए और जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर फिक्शन लिखा गया तो तकसीम हिंद के मौजू पे लिखा गया। मैं कुछ नाम पढ़ दे रहा हूं जो बड़े नाम हैं। मेरे भी सनम खाने, सफीना गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब का हम सफर, ये कुरतुल्लाह हैदर के नावल हैं। इनमें आपको कोई ना कोई सूरत इस तकसीम की नजर आएगी। खदीजा मस्तूर का एक नावल है आंगन और दूसरा नावल है जमीन, उसमें भी नजर आएगा। अब्दुल्ला हुसैन का नावल है उदास नस्लें, शौकत सिद्दीकी की खुदा की बस्ती, इंतजार हुसैन की बस्ती और तस्करे, हयातुल्लाह अंसारी के कई जिल्दों में लहू के फूल, कृष्णचंद्र का गद्दार, अहसन फारूकी का संगम, रामानंद सागर का और इंसान मर गया, नसीब हिजाजी का खाक और खून, बलवंत सिंह का काले कोस, जोगेंद्र पाल का खाबरोग, उदतुल्लाह साहब का या खुदा, जिलानी बानो का ऐवान गजल, ख्वाबों का सवेरा और दो गज जमीन, अब्दुल समद, रशीद अख्तर नदवी का 15 अगस्त, फैसी रामपुरी का खून, रईस अहमद जाफरी का मुजाहिद, एम असलम का रक्स से इबलीस। ये कुछ नाम हमारे सामने आ गए अचानक, तो मैंने बता दिया। अब सिर्फ उर्दू ही में नहीं, उस जमाने की जो हिंदी है या हिंदी राइटर्स हैं, तमस उस जमाने में लिखा गया, उस जमाने में कितने पाकिस्तान लिखा गया, अंग्रेजी में बलवंत वो खुशवंत सिंह ने लिखा जिसका जिक्र आ चुका है, पाकिस्तान, और फिर अमृता प्रीतम ने पंजर नाम का एक नावल लिखा। और इस अलमिये ने या इस ट्रेजिडी ने तमाम जबानों के जो तख्लीकात थे उनको मुतासिर किया और सब ने ये कलम उठाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नावल लिखे गए, जो फिक्शन लिखा गया, वो फिक्शन, उस फिक्शन का बयानिया कैसा है। तो देखिए, बयानिया एक पूरा फन है, इस पर गुफ्तगू करेंगे तो घंटों चाहिए। सिर्फ ये है कि जो कुछ लोग कुछ वाकयात को जो दोबारा पेश करते हैं, उस अमल का नाम एक मोटे तौर पे बयानिया है। तो जो वाकयात पेश आए इस सानहे के वक्त, तो हजारों लोग इधर के मरे, हजारों लोग उधर के मरे, नफ्सियाती बीमारियों के शिकार हुए, उनका इजहार किस तरह से किया गया। तो इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत तो उन फनकारों की है जिनके नजदीक फन बड़ा अहम था, वो फनी नजाकतों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने नावल को फनी दायरे से निकलने नहीं दिया। और कुछ ऐसे राइटर थे मसलन मजहबी, जिनमें जज्बातियत बहुत ज्यादा थी, यानी अगर खाको खून पढ़ें
या रक्स इब्लीस पढ़ें या उस जमाने के जो तारीखी नावल निगार हैं उनको पढ़ें, तो उनमें जज्बातियत बहुत ज्यादा है, और जहाँ जज्बातियत होती है वहाँ फन मजरू होता है, तो वहाँ तो फन मजरू हुआ। लेकिन अगर आप आंगन पढ़ते हैं या आप कदरिया पढ़ते हैं, उदास नस्लें पढ़ते हैं, हालांकि उदास नस्लें में भी कहीं कहीं पे जज्बातियत है। जब नईम तकरीर करता है तो अब्दुल्ला हुसैन इतने बहक जाते हैं कि लंबी चौड़ी तकरीर करता है जहां उकताहट होने लगती है। तो इस तरह से अच्छा, इसको हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस जमाने में ये नावल लिखा गया और ताजा ताजा जब वाकया होता है, ताजा ताजा खून जब रक्स करता है, तो आदमी का कलम जो है वो फिर कहीं रुक नहीं पाता और वो लिखता चला जाता है और बहुत सी हदों को तोड़ देता है। तो तक़सीम हिंद का जो बयानिया है वो ज्यादातर नावलों में अच्छा है, लेकिन बहुत से ऐसे नावल लिखे गए हैं जिनमें बयानिया कमजोर है। तो एक तो बात ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो नावल लिखे गए तक़सीम हिंद से मुतालिक उनके कितने मौज़ूआत थे। तो दो बड़े मौज़ूआत थे, एक तो जो अलमनाक वाक़यात हुए उनका जिक्र, उनकी तर्जुमानी, और उससे उस हादसे से जो मुत्तहदा कौमियत जो है जो टूटी, उसका नौहा भी इसमें नजर आता है। फिर बहुत से पहलू, क्या सारे पहलू आ गए हैं या बहुत से पहलू नहीं आए हैं। मिसाल के तौर पर एक नावल दो गज़मीन लिखा गया है बहुत बाद, अब्दुल समद ने लिखा, ये भी तक़सीम पर है, लेकिन इसका लोकेल बिहार है, यूपी नहीं है। तो यहाँ भी और उसको बांग्लादेश तक और फिर वो अरब तक वो ले जाते हैं इसको, तो इसमें थोड़ा नयापन है। तक़सीम के और भी मामला उस जमाने में थे जो हो सकता है जज्बातियत के पर्दे में छुप गए हों, और हकीकी एतबार से देखा जाए तो आज का अफसाना निगार और नावल निगार अगर उसको लिखे तो शायद दूसरे जाविये से लिख सकता है। शब्बीर अहमद ने कई बातों की तरफ इशारा किया, उस पर गौर करने की जरूरत है। तो तक़सीम हिंद एक ऐसा मौजू है जिसने पूरी उर्दू ही को नहीं पूरी दुनिया को हिला के रखा। फिर एक और बात है कि तक़सीम हिंद पर जितने लिखने वाले हैं उस जमाने के ज्यादातर उनमें से तरक्की पसंद नुक्ते नजर रखने वाले। तो जब भी आप तरक्की पसंद नुक्ते नजर से देखते हैं किसी अलमिये को या किसी मौजू को, तो तरक्की पसंदियत उसमें आ जाती है, और जब तब तरक्की पसंदियत आती है तो कहीं कहीं सतहियत भी आ जाती है, एक गहरापन भी आ जाता है, और इन दोनों के आने से फन मजरूह होता है जो इन नावलों में कहीं कहीं पे नजर आता है। लेकिन उर्दू फिक्शन के सरमाए में ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसका जवाब नहीं है। इसके बाद, इन नावलों के बाद उर्दू में जो जदीदियत का जमाना आया वो नावल के फकदान का जमाना था। उसमें नावल नहीं लिखे गए। नावल इसलिए नहीं लिखे गए कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानहा, कोई बड़ा मामला नहीं था। नतीजा ये हुआ, और जदीदियत का गलबा आ गया, इंसान महदूद हो गया, खुद तक मुआशरे से कट गया। नावल बगैर समाज के, बगैर मुआशरे के, बगैर ज़्यादा किरदारों के नावल आप नहीं लिख सकते। तो जदीदियत में क्या हुआ कि जब आदमी सेल्फ सेंटर हो गया तो बस उसकी ज़ात ही दिखाई देने लगी, ज़ात के इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आता। नतीजा क्या हुआ कि नावल जिसका बड़ा कैनवस होता है इनके हाथ से निकल गया, सिर्फ अफसाने तक अपने आप को इन्होंने महदूद रखा। अच्छे अफसाने लिखे, बहुत सारे उसमें अच्छे अफसाने हैं, वो अलग है, लेकिन नावल नहीं लिखा गया। बहुत दिनों तक खला रहा। इत्तेफाक से, जिसका ज़ैन रामिश ने जिक्र किया, कि एक साथ 80 के आसपास 3 नावल लिखे गए, जिसमें अब्दुल समद का दो गज़मीन था, मरहूम पैगाम अफाकी का नावल मकान था, और एक मेरा नावल पानी था। ये तीनों नावल एक साथ आए, एक साल के अंदर कुछ वक्फे से आए, और तीनों नावलों में 3 तरह की बातें थी और नई बातें थी। तो इनको हाथों हाथ लिया गया, इस पर बहुत सी गुफ्तगू हुई। बलराज कोमल ने 3 उर्दू के नए नावल मजमून भी लिखा, और इस तरह से उर्दू में नावल का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर
हमारे खालिद अशरफ ने एक पूरी किताब भी लिखी जिसमें ज्यादातर नए नावलों का जिक्र किया। उसके बाद नावलों का सैलाब आ गया। आप कह सकते हैं कि 80 के बाद उर्दू में इतने सारे नावल लिखे गए जो तकसीम हिंद के नावलों से जिनकी तादाद बढ़ जाती है, लेकिन इनके मौज़ूआत नए हैं और तकसीम हिंद पर लिखे गए नावलों के मौज़ूआत मतलब महदूद हैं। एक ही मौजू है जिसके मुख्तलिफ शेड्स हैं। अब ये है कि आगे इस सेमिनार, इस सिंपोजियम या इस बहस का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम तकसीम हिंद पर नावल लिखे गए नावलों के बयानिया को असर नौ गौर करें, देखें कि उस बयानिया ने उर्दू फिक्शन को क्या दिया, उस बयानिया में किस चीज की कमी रह गई, और नए लिखने वाले जब लिखें तकसीम हिंद के मौजूआत पर तो वो किस तरह से लिखें। वो उस तरह के ज़ब्त कर्ब के साथ लिख ही नहीं सकते, इसलिए कि जमाना एक ऐसा बड़ा जमाना गुजर गया है कि हमारी नई नस्ल पर उसके असरात नहीं है। वो जानता भी नहीं कि तकसीम हिंद क्या था, लेकिन हमारी नस्ल तक के लोग जानते हैं बराह रास्त और इनडायरेक्ट तरीके से असरात मुरतब हुए, और इन असरात ने उनसे भी उस मौजू पर नावल लिखवाए। सिर्फ नावल ही नहीं लिखे गए, इन अफसाने भी लिखे गए, और बहुत उम्दा अफसाने जो लिखे गए उसमें टोबा टेक सिंह है, लाजवंती है, पेशावर एक्सप्रेस है चंद का, शुक्रगुजार आंखें हैं अतुल्ला अंसारी का, जिला वतन है कुर्रतुल अहन हैदर का, हाउसिंग सोसाइटी है कुर्रतुल अहन हैदर का, नसीब जली है रामलाल, नई धरती पुराने रोग रामलाल, और कृष्णचंद्र के है अमृतसर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक महेंद्र नाथ, यानी और चौथी का जोड़ा इसमें चुगताई ने। इस तकसीम से क्या नफ्सियाती तब्दीलियां हुई, उन नफ्सियात के असरात आज भी मुख्तलिफ घरों में हमें नजर आते हैं, उस जमाने में तो नजर आते ही थे। तो ये जो मौजू है जो वहाँ रह गया है, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, इस मौजू पर या इस पहलू पर अगर हम आज के अफसाना निगार गौर करें तो शायद तकसीम हिंद के बचे हुए मौजू को या बचे हुए गोशों को उभार सकते हैं। और इस तरह से ये जो अलमिया, जिसको हमारे दोस्त शमीम कारी कह रहे हैं, जाहिर है कि अलमिया, ये पूरा वाकया अलमिया ही है, ये ट्रेजेडी भी है, और बयानिया की ही दो शक्लें हैं, वो ट्रेजेडी भी है बयानिया। तो इस तरह से वो अलमिया जो तकसीम हिंद के बाद आया था, उसकी अलमनाकी जो पूरी दुनिया को परेशान किया था, और आज भी कहीं कहीं पर उसके अलमनाकी के असरात नजर आते हैं। तो नए नावल निगारों को चाहिए कि वो नए एंगल से, नए जाविये से तकसीम हिंद को देखें और बताएं कि तकसीम कराने में क्या सिर्फ अंग्रेजों का ही हाथ था, या हमारा भी उसमें कसूर रहा है, या हमारे हमवतनों का भी कसूर रहा है, या बहुत सी नफ्सियाती गिरें जो हम दोनों में पैदा हो गई थी उनका भी उसमें कुछ हाथ रहा है। तो शायद इस मौजू पर हमें कुछ नए नावल, नए अफसाने मिल सकते हैं। मैं एक बार फिर अकील साहब को और इनके रफ़का को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छे मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ जैन शमसी साहब? एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो शमीम तारिक साहब ने जो ये बयानिया और अलमिया वाली बात की, ये तो असल में दो चीजों को मिक्सअप कर गए। बयानिया तो टेक्निक है और अलमिया एक मौजू है। टेक्निक को मौजू से मिक्स किया सकता था, और एक तरह समझा नहीं गया। आवाज नहीं आ रही है? उसका माइक तो खुला हुआ है मेरा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। तो एक तो बयानिया और अलमिया को शमीम तारिक साहब ने मिक्स कर दिया। दूसरी बात, गजनफर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि नया फन एक पुराने मौजू को किस तरह से ट्रीट करे। जाहिर है कि सन 47 भी गुजर गया, सन 60 भी गुजर गया, 70 भी गुजर गया, सदी भी खत्म हो गई, और आज हम साइबर के और ऑनलाइन के सब
नई चीजों के दरमियान खड़े हैं, तो नई नस्ल के तजर्बात भी मुख्तलिफ है। लेकिन सर मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी एक ऐसा मौजू है जो यूरोपियन फिक्शन में बताते हैं, जाहिर है कि मैंने तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो उस पर भी लगातार लिखा जा रहा है, और खास तौर में उस पर जो जीविश लॉबी है वो लगातार उसको शायद जिंदा रखना भी चाहती है, खासतौर पे जो कत्लेआम वगैरह हुआ था वहाँ पर, उसमें एक एंगल है जरूरी जी। हाँ अगर हेलो जी जी सर। ये मेरे ख्याल अच्छी से बात। मौजूद से बाहर जा रही है ये बात। चलिए मैं मौजू के अंदर आता हूँ, मैं दो तीन नाम ठीक है सर, आप आगे बढ़ाइए। देखिए वक्त भी कम है अब। ठीक है मैं प्रोफेसर एजाज अली अरशद साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान, और वर्षों दरसों तदरीस में रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत उर्दू ज़बान और अदब के लिए इन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनके तजर्बे, इनके मुशाहिदे और इनके जो नजरियात हैं वो इनकी किताबों में नजर आते हैं। तो एजाज अली अरशद साहब, आप जरा इसको और तफसील से बताएं कि जिस तरह अभी रवंसर साहब ने कहा कि चीजों को उस तरह से देखना चाहिए और उसमें और पहलू निकालना चाहिए। तो मेरा जो एक सवाल था जो उनसे रह गया कि जिस तरह से तोड़ने, हिंदुस्तान के टूटने पर फिक्शन लिखा गया, क्या फिर हिंदुस्तान को जोड़ने पर फिक्शन लिखा जाए या नहीं? तो इसका जिक्र भी आप ज़हीर साहब वो जवाब मैं अभी एक जुमले में दे देता हूँ। आप जिसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में भी जो नावल लिखे गए उनका मकसद जोड़ना ही था, और इसीलिए दोनों तरफ की हवलनाकियों को दिखाकर ये एक पैगाम दिया गया है कि देखिए लड़ने से नुकसान होता है, और मिल के, और उन पहलुओं को भी दिखाया गया जहां पर एक कौम ने दूसरे कौम की मदद की, उसको अपने घर रखा, उसकी हिफाजत की। तो लेकिन हमेशा काम जोड़ने का होता है, हमेशा जोड़ने का होता है। अदब का काम कभी भी तोड़ने का नहीं रहा, ना होगा, ना हो सकता। हाँ नहीं ठीक है, तोड़ने का मतलब है कि जैसे एक तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क हो गए, ठीक है। उसी तरह जैसे जर्मनी हुआ था, दोनों एक हो गए। तो क्या एक होने की बात, मेरा एक होने की बात फिक्शन निगाह आगे नहीं बढ़ सकता। हमने एक नावल लिखा है माझी, जिसमें दोनों को जोड़ने के, दोनों के एक होने की बात की है। चलिए एजाज अली अरशद साहब जी, क्या रन साहब शुरू करें? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, देखिए ऐसा है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और जब ये मौजू मुझे मिला था तो मैंने सोचा था कि शेख साहब को, यानी डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा। सो अब दे देता हूँ, बहुत से लोग दे चुके हैं, अब हम थोड़ा ताखिर से सही, मगर उन्होंने एक पुराने मौजू को नए सिरे से दावत गुफ्तगू दी। एक चीज रह गई जो हम कहना चाहते थे और इस बीच में किसी ने नहीं कहा, बाकी सारी बातें हो गई, अच्छी बातें हुई, और इत्तेफाक से जो लोग थे उनमें से हमको छोड़ के सभी फिक्शन राइटर हैं, या तख्लीक़कार तो जरूर हैं, या फिक्शन राइटर भी हैं और तख्लीक़कार भी हैं। मैं फिक्शन निगार नहीं तख्लीक़कार हैं भाई। अब ये या अब हम नरगे में दुश्मनों के अकेला इमाम है तो नहीं कहेंगे। देखिए एजाज अली साहब, आप भी किसी से कम नहीं है। अच्छा, बहरहाल नवाजिश, अब बुनियादी तौर पर एक बात जो शुरू हुई, जिसकी तरफ बाद में शब्बीर साहब ने इशारा किया, शुरू की थी शमीम तारिक साहब ने, वो ये कि ये अलमिया है या क्या है। तो बड़ी अच्छी बात वो थी जिसको गजनफर साहब ने कहा, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ, कि एक तो सच्चाई है जिसको हम हकीकत कहते हैं, और सच्चाई थी भी और सच्चाई है भी। सच्चाई जो रहती है सो रहती है। अब ये है कि हम उसको कैसे पेश करते हैं, यहाँ से हमारा बयानिया शुरू होता है, या हमारा रवैया जो फनकार का है, या जो ट्रीटमेंट जिसको किसी ने कहा, तो ये यहाँ से शुरू होता है कि हम उसको कैसे देखते हैं। अब जो बात रह गई, मैं पहले वो कह दूं, फिर बकिया तफसीरें करूंगा और लोगों पर, वो ये कि
मेरे ख्याल से जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए और वहां भी इस मौजू पर लिखा, नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है, नाम सब गजनफर साहब गिना चुके हैं, उस्ताद होने का पूरा हक अदा किया। तो अब जो है कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए उन्होंने भी लिखे, और जो लोग यहाँ रह गए उन्होंने भी लिखे, और गोया ज्यादातर ऐसे ही लोग थे जिनको ये हिजरत का कर्ब झेलना पड़ा, या जो न भी झेल सके हिजरत का कर्ब तो महाजिर किसी न किसी तौर पर जिन पर लेबल लगा। इन लोगों ने इसको अलमिया की सूरत में देखा। इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा आप, अभी 10 मिनट है, कुछ इजहार ख्याल लोग करें कि अलमिया, इसको, इस वाक़े को अलमिया समझा, ये एक तर्ज फिक्र है, ये एक नुक्ता नजर है, ये एक बयानिया है कि हमने इसको अलमिया के तौर पर समझा और पेश किया। और दूसरा ये नुक्ता नजर भी है, मैं बाज़ नामिलों का नाम ले सकता हूँ और आप खुद सब वाकिफदार हैं कि आम तौर पर पाकिस्तान में जो लोग रहे, जो यहाँ नहीं रहे, उन्होंने इसको एक महज एक तारीखी वाकया समझा, इसको अलमिया नहीं समझा। तो ये जो बात उठी कि ये अलमिया है या सिर्फ एक तारीखी वाकया है या एक गैर फितरी अमल है कि एक ही मुल्क में एक ही जुबान के बोलने वाले लोगों को दो हिस्से में बांट के दो मुल्क बना दिया गया, ये एक गैर फितरी अमल है, एक तारीखी अमल है, एक सियासी जबर है, दबाव है, कुछ भी है, मगर अलमिया है कि नहीं, इसको हमने महसूस किया कि अलमिया है। हमने मतलब जो जिन लोगों का जिक्र किया मैंने, लेकिन उस तरफ सरहद के शायद इसको अलमिया के तौर पर नहीं महसूस किया। इस पर गौर फरमाया जाए, ये एक नई बात मैं अपने तौर पर कह रहा हूँ कि इसको गौर कीजिए कि क्या उधर के रहने वालों ने भी उसी तरह से इसको अलमिया समझा जैसे हम लोगों ने इसको अलमिया समझा, ट्रेजेडी समझा। दूसरी बात कि जो लोग गए, अभी हिजरत का तस्करा होना था ही, जब तक़सीम हिंद का मामला होगा और फिक्शन में उसकी बयान का मामला होगा तो हिजरत का भी जिक्र आएगा। सवाल ये है कि हिजरत के बाद की क्या सूरत हाल रही। अब तो उस हिजरत के अमल को कम से कम तो 40-50 साल गुजर चुके हैं, 70 साल भी मान लीजिए, लेकिन 50 साल तो गुजर चुके हैं इत्मीनान से। तो क्या 50 साल के बाद क्या एटीट्यूड हो रहा है। अब कृष्ण चंद्र ने कश्मीर पर लिखा था बर्फ के फूल, और तरन्नुम रियाज लिख रही हैं बर्फ आशना परिंदे। तो वहां क्या ऐसा हो रहा है कि एक शख्स कह रहा था, जो रोशन आगा, कि हम वापस अपने गांव लौट जाना चाहते हैं, और जिद कर रहा था कि हमारे गांव में हमको लोग पहचानेंगे। और उस कैरेक्टर को उसका नया जो बेटा कहिए या उसकी नई नस्ल जो है वो समझा रहा है, उसका बेटा या उसकी नई नस्ल समझा रही है कि नहीं, अब आपको वहां कोई नहीं पहचानेगा, अब आपका वहां कुछ नहीं रह गया है, अब आप उस गांव में मत जाइए। लेकिन वो बजिद है। अब तरन्नुम रियाज के आखिर में एक बूढ़े मियाँ हैं जो बार बार एक तस्वीर दिखा के कहते हैं कि हम तो यहाँ जाना चाहते हैं, वो उनका कश्मीर का कोई गांव। तो क्या ये जो हिजरत का अमल था, ये वाकई किसी मने एक फौरी रद्द अमल का नतीजा था, किसी अलमिया का नतीजा था, या महज वही था जो इफ्तिखार आरिफ ने कहा है कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, सगे जमाना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या। या फिर राशिद काज़मी ने कहा है कि जो हम तो तलाशे रिस्क में करके वतन है दरबदरी, अगर उसूल हो पेशे नजर तब हिजरत है। तो या ये जो हिजरत का अमल हुआ तो क्या वाकई हमने समझा। ये एक आखिरी तीसरी बात, क्योंकि मैं नाम नहीं गिनवाऊंगा, लोगों का वो मतन नहीं जिक्र करूंगा, वो सब हो चुका। एक तीसरी बात बहुत अहम है जो मेरे ख्याल से जिसका जिक्र नहीं किया, ये जो तकसीम हुई और इसका उर्दू फिक्शन में इसकी पेशकश हुई, इससे एक सवाल उठा कि क्या हम यहाँ से कोई नया रुख ले सकते हैं, कोई आइंदा आने वाला फिक्शन कोई नया रुख ले सकता है। तो एक मेरा जवाब है, इसको गौर किया जाए कि हिंदुस्तान में तकसीम के बाद भी हिंदुस्तान जिस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के साथ उन मुश्तरका जमहूरी अक़दार का पासदार रहा जिनकी बुनियाद पर तकसीम हुई थी, एक मुश्तरका कल्चर को बांट दिया गया था, फिर भी आज भी हिंदुस्तान को उस इलाकाई, तहजीबी, लिसानी तमाम तर डाइवर्शंस के बावजूद आज भी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा माना जाता है कि उन मुश्तरका रिवायत का अलंबरदार है। आज भी हिंदुस्तान को उस नए मुल्क के मुकाबले में ज्यादा सेकुलर
ज्यादा रवादार, ज्यादा सेकुलर कदरों का इमानतदार माना जाता है। तो क्या हम यहाँ से नहीं शुरू कर सकते हैं? अगर बर्फाशना परिंदे का बूढ़े मियाँ वापस जाना चाहते हैं तो हम भी कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं कि अगर आना चाहे तो आवे, बाकी आगे आप गुफ्तगू। मैंने एक छोटा सा एक इशारा मैं ये करना चाहता हूँ शेख अकील साहब से खास तौर पर कि इस तरह की या जो भी डायरेक्टर हो कि ये बहस नहीं है, बहस निगेटिव चीज होती है, इसको गुफ्तगू आइंदा करार दिया करें या ज्यादा से ज्यादा मुबासा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहस नहीं को मुबासा। शुक्रिया प्रोफेसर जावेद साहब। मेरे ख्याल से कई निकात पे बातचीत हुई इतने कम वक्त में, कई पहलू सामने भी आए, और जहाँ तक तक़सीम हिंद का मामला है, और ये जैसे सर ने कहा कि हम जो अलमिया समझते हैं, तो क्या पाकिस्तान की जानिब रहने वाले लोग भी इसको अलमिया समझते हैं? तो ये सवाल तो यहाँ भी उठ सकता है कि जिस तरह मुसलमान इसको अलमिया समझते हैं, क्या सिख ये एक मिनट मुझे बोलने की इजाजत होगी क्या? एक सेकंड सर, एक मिनट। तो क्या दूसरे फिक्शन राइटर दूसरी जबानों में लिखे गए भी उसी तरह बरत पाए जितना हम बरत पाए? जी समीर साहब। जी, बस एक बात ही अर्ज करनी थी कि पड़ोसी मुल्क के एक जर्नलिस्ट भी थे और शायर भी थे, महमूद शाम पर प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहब ने एक मजमून लिखा है और उसमें उनकी एक नज्म को कोट किया है, जिसका एक मिसरा है, अहसनुल खल्क था बट्टा कहते। तो ये एकता की भावना, इत्तेहाद का दर्स, मुत्तहिद रहने की कुव्वत का तो मुजाहरा वहां भी हुआ है। फिक्शन में कितना हुआ है, शायरी में कितना हुआ है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन हुआ तो है। वहां ऐसे लोग हैं और वही लोग हैं जो आज हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद की बात करते रहते हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी कि मैं मगरिबी बंगाल में था, तो बांग्लादेश से लोग आते थे, उनको देखकर कुछ तजस्सुस हुआ मुझे, मैंने सवाल किया तो मालूम हुआ मुस्तकिल इलाज के लिए और दूसरी जरूरतों की तकमील के लिए वो ढाका से या कुर्बो जवार से कलकत्ता आते हैं और यहाँ से अपनी जरूरी करके फिर बस के जरिए चले जाते हैं, और गवर्नमेंट ने बाकायदा उसका इंतजाम किया है। तो एक होने की ख्वाहिश तो है उनमें, और उस ख्वाहिश का हमें एहतराम करना चाहिए। तो अब इस बहस को यही खत्म किया जाए, क्योंकि या फिर और किसी के दिल में कोई जहन में कोई सवाल हो रहा हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है, 1 बजे का वक्त दिया गया था। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता था जैन साहब की इजाजत से कि फैज साहब, फहमीदा रियाज और अहमद फराज, ये तीनों तो लगातार दोस्ती के लिए, भाईचारे के लिए, इत्तेहाद के लिए बाकायदा काम करते ही रहे, लेकिन अब शायद वो टाइम भी बदल गया है, वो जमाना भी बदल गया है। अब इत्तेहाद की दोस्ती का बहुत ज्यादा इधर से बहुत सारे तो टाइम शायद बदल गया है यार, लेकिन जरूरत तो बाकी है आज इत्तेहाद की, भाईचारे की, इंसानियत की, वो तो हमेशा कायम रहेगी, और उसके लिए राइटर और फनकार और आर्टिस्ट ही काम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल किससे है आपका भाई? ये सवाल किससे है बताएं आप, तो फिर कोई जवाब दिया जाए। ये मेरा सवाल नहीं है सर, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन है, नो जवाब। गुस्ताखी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी एक तरह की एक अच्छी बात ये हुई कि एक बड़े मौजू पर बड़े बड़े लोगों ने इतनी जल्दी बात को खत्म कर दिया। अकील साहब कुछ फरमाएं। मैं 2 मिनट कुछ और बोलना चाहूंगा। जी कहिए। जी, मैं जावेद अली अरशद 2 मिनट कुछ और बोलना चाहूंगा। शायद मैंने जो आखिरी में पॉइंट रखा उसको, वक्त कम है, गुफ्तगू फैलाएं क्या की वजह से उसकी वजाहत नहीं कर सका। मतलब ये कि
जो हमारी मुश्तरका रिवायात थी, जिनमें गहरा यकीन रखने के सबब हम मुत्तहिद थे और जिनको खोने के सबब हम मलूल हुए या अफसुर्दा रहे या हैं, क्या हम उनको अगर रिवाइव कर सकें तो मुमकिन है कि हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकें या उन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकें कि जो हमसे बिछड़ गए। अब ये सोचना कि जमीन का खित्ता अर्ज़ जो है ये दोनों एक हो जाएगा, ये तो अभी ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनून वाली बात है। लेकिन मेरा कहना ये था कि हिंदुस्तान जिस तरह से एक सेंटर ऑफ सेकुलरिज्म या मुश्तरका तहजीब की अलामत के तौर पर था, और मेरे ख्याल से वो तफसील के बाद भी है, अगर इस मामले को हम आगे बढ़ाएं या इस छवि को या इस तस्वीर को या इस सूरत को हम आगे बढ़ाएं तो शायद हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। और इसी पहलू को कि आज भी हिंदुस्तान में वो मुश्तरका रिवायत जिंदा है या मुश्तरका तहसील जिंदा है, इस पर अगर फिक्शन राइटर्स थोड़ी तवज्जो करें तो हकीकत तो है कहीं ना कहीं पर, अब उसको अपने तौर पर बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, तो आज की जो गुफ्तगू हुई इस मौजू पे बहुत अच्छी बातें हुई। आप सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी और एजाज अली अरशद साहब ने जो आखिर में फरमाया, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान जो राइटर्स हैं, जो अदीब हैं, उन्हें एक न्यूट्रल हो करके बिना किसी को टारगेट किए हुए, ना किसी शख्स को हमें टारगेट करना चाहिए, ना हमें किसी जमात को टारगेट करना चाहिए, ना हमें किसी मुल्क को टारगेट करना चाहिए। हमारा काम जो है वो अमन फैलाना है, भाईचारा फैलाना है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा माहौल रहे। तो इस अच्छे माहौल के लिए हमें जो कुछ लिखना चाहिए, करना चाहिए, हम करते रहेंगे और हम अपनी बात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलाते रहेंगे। और वो क्या शेर है कि वो हमारा काम है वो मोहब्बत को फैलाना, तो वो हम फैलाते रहेंगे। तो ये सब हम काम करते रहेंगे। और ये मौजू तो एक जस्ट बहाना था, इसके बहाने हम लोग सभी एक दूसरे से मिले, सामने आ गए और उस जमाने की भी यादें ताज़ा हुई। और जो हमारे जो लोग सुन रहे होंगे हम लोगों की बातों को, और जितने गजल जैसे बड़े बड़े राइटर्स सुन रहे होंगे, तो उनके अंदर एक तहरीक पैदा होगी कि अब हमको क्या लिखना चाहिए। अब तो वो है नहीं, तो तक़सीम हिंद का जो दर्द था वो भी अब आज के डेट में मौजूद नहीं है। लेकिन अब आज के डेट में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हमें लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इससे एक तहरीक मिलेगी तमाम अदीबों को और ख़ास तौर पे जो हमारे राइटर्स हैं उन लोगों को। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरे उर्दू दुनिया के अंदर। तो हम तो यही चाहते हैं और तो हम लोग अपनी बात करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग हमारी रिक्वेस्ट पे हुए हमसे। आप सभी लोगों को देख करके बहुत मुझे खुशी हो रही है। खालिद अशरफ साहब कहाँ चले गए, वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका हमको सर नजर आ रहा है। वो सर देख करके मैं उठना पड़ेगा मुझे, बड़ा सरदार का होगा। सर देख करके बड़ा दुखी हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद आप बूढ़े लगने लगे। अब मैं आपकी तरह जवान तो बन नहीं सकता भाई। जबकि एजाज अली साहब देखिए बिल्कुल यंग लग रहे हैं, गजनफर साहब यंग लग रहे हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ये खालिद अशरफ खाते नहीं है कुछ। ये आपका हुस्न नजर है। तो आप भी बिल्कुल फिट फाट रहिए और आपकी बड़ी जरूरत है। फिक्शन पे आपका बड़ा अच्छा काम भी है, तो काम चलता रहे और हमारे काउंसिल के लायक जो भी कोई काम हो, खिदमत हो, हम हर वक्त हाजिर हैं। मुझे अफसोस है कि अभी हमारे काउंसिल में जो गवर्निंग काउंसिल नहीं बन पाई है अभी तक। हम हर रोज उम्मीद करते हैं कि आज बन के आ जाएगी, आज बन के आ जाएगी,
जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जरूर हमारे पास गवर्निंग बॉडी की लिस्ट आ जाएगी और हम जो उर्दू वाले हैं उनकी बेहतर तरीके से हम खिदमत कर पाएंगे। मुझे अफसोस है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ पड़ी हुई थी, हमारे यहाँ से तो सब सेमिनार के लिए भी सैंक्शन कर दी गई हैं, लोगों की किताबें भी खरीद ली गई हैं और वो किताबों को पब्लिश कराने के लिए भी हमारी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अफसोस कि वहां से कुछ आ नहीं रहा है कि हम गवर्निंग काउंसिल में उसको पेश करके आगे बढ़ाएं। तो जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला एक्टिवेट हमारी सरगर्मियां हो जाएंगी काउंसिल के। हम आप लोगों को यहाँ भी बुलाएंगे, आप लोगों को रूबरू सामने हम देख पाएंगे आप लोगों को, और सेमिनार वेमिनार सब हम करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमने काम चलाया आप लोगों को बुलाकर और मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी लोगों से मिलकर। आप लोगों का डिस्कशन बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुफीद है और इसी के साथ मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और काउंसिल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भाई, आप सभी आपका हजरात भी का शुक्रिया। अकील साहब आपका भी शुक्रिया और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।